जो निजी सेक्टर है वहां पर अब नौकरियों में रिजर्वेशन को लागू किया है। We may not be allowed to employ the best, but be restricted to employing certain kinds of people. ऐसे तो पहले सरकारी नौकरियों में हमारी हकमारी हो रही थी, अब प्राइवेट सेक्टर में भी हमसे नौकरी छीन ली जाएगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस टॉपिक में हम लोग लोकल रिजर्वेशन एंड प्राइवेट सेक्टर पढ़ रहे हैं। तो रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट की ये न्यूज़ आई थी कि झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स प्राइवेट सेक्टर बिल 2021 का ये बिल था, जिसमें झारखंड गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोकल्स को प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में 75% कोटा अलॉट करेंगे जनवरी 2023 तक, और इसमें इनकी सैलरीज 40,000 पर मंथ तक जा सकती हैं। इनफैक्ट सिर्फ झारखंड ही नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट का भी सिमिलर केस में एक रूलिंग आई थी। तो इसमें हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पर स्टे लगाया था, जो ऑर्डर ये कहता था कि हम लोग अगेन 75% कोटा रिजर्वेशन लेंगे लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। तो यहाँ पर हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी 75% कोटा अलॉट करने लगे, जिस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा हाई कोर्ट के इस रूलिंग पर ओवर रूल करते हुए ये कहा था कि ये चीज़ की जा सकती है, 75% कोटा दिया जा सकता है। तो हरियाणा हाई कोर्ट 75% कोटा देने के फेवर में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट था। तो यहाँ पर ये चीज़ चलती आ रही है। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट मान लो ये चीज़ करने लगा, या फिर प्राइवेट सेक्टर के रिजर्वेशन के लिए क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्या आप दे सकते हो इसके फेवर में कि मान लो अभी गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि प्राइवेटाइजेशन होने लगेगा। जो माइग्रेशन होता है लोगों का, एक रीजन से दूसरे रीजन में लोग चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं अच्छी जॉब्स के लिए, वो हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो माइग्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है माइग्रेशन? क्योंकि अपनी खुद की स्टेट में उनको इतनी जॉब्स नहीं मिल रही है लोगों को। तो अगर आप वो जॉब्स यहीं पर ही क्रिएट कर दो, या फिर यहीं पर ही उनको कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो, तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है। ठीक है। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर जो है गवर्नमेंट के साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर कर लेगा, क्योंकि इन दी एंड प्राइवेट सेक्टर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो यूज़ कर रहा है। तो ये फेवर में आर्ग्यूमेंट्स है। अगेंस्ट में आप ये कह सकते हो कि ये तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है, राइट टू लाइवलीहुड के अगेंस्ट जा रहा है, और फिर ये एक रिस्ट्रिक्शन भी डालता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, लाइवलीहुड, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है। साथ ही साथ जो एलपीजी लेके आए थे, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का फॉर्मूला लेके आए थे, उसमें ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल डिफीट ही कर दी ना, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होने लग जाएंगे। तो फिर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो रिजर्वेशन देख के प्राइवेट सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा आप कंटेंट देखते हैं हम। इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि रिजर्वेशन जो है, सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उसको डिफाइन करोगे। तो रिजर्वेशन एक ऐसा सिस्टम है अफर्मेटिव एक्शन का, जो कि पुराने टाइम पे डिसएडवांटेज ग्रुप्स रहे हैं हिस्टोरिकली, उनको हम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप, पॉलिटिक्स जैसे एरियाज़ में रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ प्रोविजंस हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अलाउ करता है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए कुछ रिजर्वेशन कोटाज या सीट्स एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से अलॉट कर सकता है। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं वो हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट जो है वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर SC/STs के लिए, और अगर उनका एडवांसमेंट के लिए कुछ भी अगर उनको लगता है कि ये ठीक है प्रोविज़न बनाना, वो चीज़ की जा सकती है। फिर आर्टिकल 46 ये कहता है कि स्टेट जो है वो एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, SC/ST, उनके ये इंटरेस्ट जो है वो प्रमोट कर सकता है। उनको स्पेशल केयर के साथ एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट किया जाना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक एरियाज़ में। और रीसेंट टाइम्स में हरियाणा, कर्नाटका, झारखंड जैसी जो स्टेट्स हैं, उन्होंने डोमिसाइल बेस्ड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स टू लोकल रेजिडेंट्स ये इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पर एक वर्ड है देखने वाला जो है डोमिसाइल बेस्ड। डोमिसाइल बेस्ड आप अभी याद रखना, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। एक है कि बर्थ प्लेस के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, या फिर जहाँ आप रह रहे हो रेजिडेंस के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये चीज़ देखने वाली है, ये चीज़ में हम यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे।
तो हिस्टोरिकली इसका ये रहा है कि इंडिया का जो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है वो 1950 में लॉन्च हुआ था और सबसे पुराना प्रोग्राम है ये वर्ल्ड का। अब क्रोनोलॉजी इसकी क्या रही है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम चलाया था अपना। सबसे पहले तो 1954 का टाइम था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने SC/STs के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 20% रिजर्वेशंस करने की बात की थी। फिर 1982 का टाइम आया जिसमें 15% और 7.5% रिजर्वेशन देने की बात हुई थी कि हम लोग पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें SC/ST कैंडिडेट्स को ये रिजर्वेशंस प्रोवाइड करेंगे, 15% का एंड 7.5% का रिस्पेक्टिवली। उसके बाद 1979 की मंडल कमीशन आई थी जो कि पूरा ये रिफॉर्म ले आती है जिसमें 27% OBC रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात हुई थी एम्प्लॉयमेंट और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन जो भी गवर्नमेंट रन है उनमें। फिर 1992 का इंदिरा साहनी केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम लोग 1992 में ये कहा गया था 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे पब्लिक सेक्टर जॉब्स पे। तो ये 50% की कैपिंग हो गई थी बेसिकली 1992 के टाइम पर। फिर 2019 का टाइम आता है जिसमें 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जनरल कैटेगरी को, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक बेसिस पर अब धीरे धीरे रिजर्वेशन प्रोवाइड होनी अभी शुरू हो गई है। तो 10% रिजर्वेशन दी गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन क्या कहती है रिजर्वेशन के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 का जो ये इंदिरा साहनी केस था उसमें ये रूलिंग दी थी कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर एक्सीड नहीं की जा सकती। तो एक कैपिंग लग गई थी रिजर्वेशन पे और अगर ये रिजर्वेशन 50% से ऊपर चली गई तो वो इक्वल एक्सेस डिनाई करेगा और वायलेट कर देगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी इक्वल एक्सेस का प्रोविज़न दिया हुआ है। बट जो तमिलनाडु है उसने ये कहा था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस जो है उनके यहाँ पर 69% है और जो कि 87% ऑफ द पॉपुलेशन पे अप्लाई करती है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये चीज़ चल रही है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन 69% चल रही है। फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो 50% की कैपिंग है कोटा पे वो इनवॉयलेबल नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ वॉयलेट कर दिया है। तो 50% तक की कैपिंग चल जाएगी और अफर्मेटिव एक्शन इकोनॉमिक बेसिस पे अगर आप करने लगते हो, मतलब कि कास्ट को हटा के अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे करने लगते हो तो वो बहुत ही कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को इरेडिकेट करने में काम आएगा। क्योंकि अगर कोई पर्सन पुअर है, ठीक है, उसके पास भी उतने ही अभाव हैं जितना किसी और के पास होंगे, तो वो अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे किसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हो या फिर उसको प्रमोट करते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी आगे तक जा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग रही थी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसने टोटल रिजर्वेशन को 59.50% पर इंक्रीज़ कर दिया था सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में। तो अब ये कैपिंग बढ़ के इतनी हो गई है 59.50%। अब ये बात आती है कि क्या ये 75% रिजर्वेशन कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट नहीं करता? क्योंकि अभी तक तो हमने कहा था कि 50% से ऊपर की कैपिंग हो गई अगर तो इक्वालिटी आपकी भंग हो जाएगी और वायलेट हो जाएगी, बट यहाँ तो 59.50% हो गई है। तो अभी क्या है, आर्टिकल 16 ये कहता है इसमें कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, बट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा कोई भी प्रोविज़न आर्टिकल 16 में नहीं दिया हुआ। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ये कहता है कि जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसमें ये लॉ अफेक्ट करेगा, बट ये प्लेस ऑफ बर्थ के केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी, नॉट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब यही सेम चीज़ जो डोमिसाइल बेसिस में मैं आपको यहाँ पर बता रही थी ना कि आप ये नोट करके रखना कि यहाँ पर डोमिसाइल बेस 75% रिजर्वेशन दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। यहाँ पर देखो वही सेम बात आ गई है जो बताई थी। तो यहाँ पर के प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे प्रोटेक्शन दी जा रही है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे नहीं दी जा रही है। मान लो आप पहले रहते थे किसी और सिटी, मध्य प्रदेश में आप रहते थे और अब आप दिल्ली रहते हो, तो आपका जो एरिया है वही चेंज हो गया ना, अब रेजिडेंस ही चेंज हो गया। मान लो आप 15 साल से रह रहे हो एक एरिया में, तो वो चीज़ आपकी मानी जाएगी या फिर प्लेस ऑफ बर्थ माना जाएगा, वो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। फिर आर्टिकल 14 ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, बट यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि इक्वालिटी के लिए भी हम 2 कैटेगरीज में, 2 ग्रुप्स में लोगों को क्लासिफाई कर सकते हैं।
अगर ये क्लासिफिकेशन से किसी की कोई स्पेशल या कोई स्पेसिफिक एंड्स मीट हो रहे हैं या कोई गोल आपका पर्टिकुलर इक्वालिटी अचीव करने में हेल्प कर रहा है किसी एक सेक्शन को, क्योंकि इक्वालिटी देखो तभी मानी जाती है जब दोनों के पास इक्वल एरिया में हो, दोनों इक्वल लेवल पे हो और उसके बाद आपका कंपटीशन हो, तो वो इक्वालिटी मानी जाएगी। तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी ज़रूर ग्रांट करता है, बट ये भी कहता है कि लोगों को आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो अगर ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल है तो ये क्लासिफिकेशन जो भी अगर आप करते हो तो उसको बहुत ही रियल और सब्सटैंशियल डिस्टिंक्शन पर बेस्ड होना चाहिए, बहुत ही रीजनेबल आपकी रीजंस होने चाहिए कि क्यों आपने ये क्लासिफिकेशन किया है, और इसी सेम बेसिस पे आप वो लेजिस्लेशन को अचीव करोगे। फिर आर्टिकल 41 ये कहता है कि स्टेट जो है उसको कुछ इफेक्टिव प्रोविजंस बनाने चाहिए ताकि राइट टू वर्क सिक्योर हो पाए और अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में कुछ असिस्टेंस भी स्टेट प्रोवाइड कर पाए। बट आर्टिकल 19 क्लॉज 6 ये कहता है कि स्टेट जो है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी पुट कर सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ पे जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। ठीक है, फिर अब डोमिसाइल रिजर्वेशन के फेवर में कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं कि मतलब क्यों होना चाहिए ये रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। तो इंडिया जो है वो जॉबलेस ग्रोथ देख रही है, बहुत टाइम हो गया देखते हुए जॉबलेस ग्रोथ, जॉब्स है नहीं लोगों के पास और एक सर्टेन एरिया ऑफ द पॉपुलेशन ही ग्रो कर रही है। तो डोमिसाइल रिजर्वेशन जो है वो लोगों को ये मदद करेगा कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ डिसेंट जॉब्स ले पाए। तो ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। इनफैक्ट महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पर डोमिसाइल रिजर्वेशन का टॉपिक तो काफ़ी डिस्कशन डिबेट्स हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है कि इससे क्या होगा कि सिटीजन्स का मोराल भी थोड़ा सा बढ़ेगा और वो अपने एरिया में ही जॉब्स भी ढूंढ पाएंगे, और जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड रह गए हैं ऐसे इंसेंटिव्स अगर उनको प्रोवाइड होंगे तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर दूसरा, इंटरस्टेट माइग्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा काफ़ी एक्सटेंट तक। ठीक है ना, तो वो एरिया में भी हेल्प होगी। अब कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अगेंस्ट में इसके बात करते हैं कि रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स में नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आर्टिकल 14 को ही आप वायलेट कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो। आर्टिकल 14 आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है और ये प्रोवाइड करता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ भी आप पैदा हुए हो उसके ये सिर्फ आपके प्लेस ऑफ बर्थ में इक्वालिटी नहीं मिलेगी, बल्कि आप जहाँ भी जाते हो इंडिया में वहाँ पर आपको इक्वालिटी रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आर्टिकल 14 को ही आपने ब्रीच कर दिया, तो ये एक बात हो गई। फिर दूसरी बात है एलपीजी रिफॉर्म्स, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लाए गए थे उसका तो रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा अगर ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो गए ये प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में रिजर्वेशन वाले। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पूरा पर्पस ही लूज़ कर देगा। जिस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया था वो तो पर्पस ही ब्रीच हो गया ना, अगर आपने रिजर्वेशन ही ले आया तो रिजर्वेशन से क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन आ गई प्राइवेट सेक्टर में भी। तो अब अगर रिजर्व्ड जॉब्स रहेंगी, पर्टिकुलरली अगर इंडस्ट्रियल एरिया में भी अगर आप रिजर्वेशन ला देते हो जॉब्स में, तो उससे क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाता है और इन्वेस्टर्स भी जितने होंगे वो भी अपना इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर बहुत सारा क्राइसिस भी फेस करना पड़ेगा, लेबर फोर्स नहीं मिलेगी, क्योंकि लेबर फोर्स अगर अपने एरिया में काम करने लगी दूसरे एरिया में भी तो लेबर फोर्स की ज़रूरत है ना, तो लेबर फोर्स की कमी हो जाएगी, रीजनल इक्वालिटी और ख़राब हो जाएगी, इनइक्वालिटी आने लगेगी, है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। तो कंक्लूड करते हुए हम इसको यही कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है इस पूरे मामले में प्रैक्टिकलिटी लैक कर रही है। इनफैक्ट ये बहुत ही क्लियर पिक्चर और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से गवर्नमेंट सोच नहीं रही है। तो अभी बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने की बात हो रही है और ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है बढ़िया भी चलेगा कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में लोकल रिजर्वेशन ले आते हो तो कुछ टाइम के लिए बढ़िया, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो एक क्लियर पिक्चर, एक लॉन्ग टर्म गोल देखकर ही कुछ गवर्नमेंट को स्टेप्स आगे लेने चाहिए। तो ये आपका टॉपिक था। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो पहले पेज पर ही यूपीएससी मेंस कोर्सेज में मेंस इन 300 प्रोग्राम ये आपको दिख जाएगा। तो जो भी डिटेल्स चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स वो यहाँ पर मिल जाएगी। ये लेक्चर इसी कोर्स का पार्ट है। तो इसमें हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी टॉपिक्स रेलेवेंट है जो रिपीट भी होते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।